वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देश के और विश्व के ज्वलंत मुद्दों पर हम लेते हैं साक्षात्कार। आज भारत का एक ज्वलंत मुद्दा है अग्निपथ योजना। ये योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू की है। इसको लेकर काफ़ी विवाद है, हमारे बीच में है भारत के सुप्रसिद्ध विचारक एवं लेखक वक्ता प्रोफेसर उदय जैन जी। इस ज्वलंत मुद्दे पर हम उनकी राय जानने के लिए उपस्थित हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। रेलवे आप देखते हैं कि अभी इस समय बड़ा नुकसान हो गया है और कम से कम 1500 रेलें जलाई जा चुकी हैं और 700 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस विवादित मुद्दे पर अग्निपथ योजना पर आपकी क्या राय है, क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे? सीधे तौर पर कहें तो चूंकि आपने रेलवे के नुकसान का मुद्दा इस योजना के क्रियान्वयन में जो अड़चनें आई उस साल और जो आंदोलन हुए उसका उठाया, तो मेरी सीधी प्रतिक्रिया ये है कि जिन जिन प्रांतों में रेलवे के कोच जलाए गए, रेलवे को नुकसान पहुंचाया गया, जैसा आपने कहा कि 700 करोड़ का नुकसान हुआ है, उन सभी प्रांतों पर जनसंख्या के अनुपात में पेनल्टी इम्पोज की जाना चाहिए ताकि रेलवे को नुकसान नहीं हो और वहाँ की सरकारें भी ये समझ लें कि अगर किसी आंदोलन के कारण नुकसान होता है तो वहाँ की जनता को भी उसकी भरपाई करना पड़ती है। केवल उन लोगों को ही नहीं जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया, उन परिवारों को ही नहीं जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया, वरन उस प्रांत की जनता को भी यह एहसास होना चाहिए कि यह एक गलत काम था। आप वैसे हिंदुस्तान का प्रजातंत्र दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में आप विरोध जता सकते हैं, विरोध जताना चाहिए। अगर आप किसी नीति से, किसी कार्यक्रम से, किसी उद्देश्य से सहमत नहीं हैं, आप उसका विरोध करिए, करना चाहिए विरोध, यही प्रजातंत्र की जान है। परंतु उसमें हिंसा अगर आती है तो वह एक तरह का सामाजिक अपराध भी है, वह एक तरह का राष्ट्रीय अपराध भी है और हिंसा का कोई स्थान नहीं हो ऐसे आंदोलन चलना चाहिए। यही प्रजातंत्र की सबसे बड़ी बात। बहुत अच्छी आप राय व्यक्त कर रहे हैं। अभी इस आंदोलन में जो नुकसान हमारे भारत का हुआ है, इस पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। मीडिया जागरूक है और इस आवाज़ को उठा रहा है, ऐसा नहीं होना था। इस योजना में यह बताया गया है कि अग्निवीरों को जो 75% संख्या रहेगी उनको 4 साल की अवधि तक सर्विस दी जाएगी और उसके बाद 12 लाख का पैकेज दिया जाएगा। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वैसे अग्निवीर योजना जो है उसका मूल उद्देश्य सेना में, चाहे वह थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, उस सेना को एक तरह से कहिए वह वृद्ध नहीं हो, इसके लिए इस कार्यक्रम को लाया गया है जी। वैसे जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सेना की औसत उम्र करीब करीब 30 वर्ष है और चूँकि भारत चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है जिनसे भारत के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं और आतंकवाद उसके कारण देश में फैला हुआ भी है, तो बहुत ऊंचाई के क्षेत्रों में सेना के जवानों को पहुंचने में कठिनाई होती है, वे थक जाते हैं। इसलिए सेना को और ज़्यादा जवान, और ज़्यादा आक्रामक, और ज़्यादा गतिशील बनाने के लिए यह योजना लाई गई है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जनता का
जो सोचने का ढंग है, भारत की जनता का जो विचार सरणी है, वह बहुत देर में उन्हें अच्छी बात समझ में आती है। क्योंकि जो पारंपरिक विचार हैं उसके आधार पर अगर वे सोचते हैं तो वह गलत है। वह एकदम कोई नई बात स्वीकार करने को उनका मन, उनकी भावना, उनकी सोच स्वीकार नहीं करती। यह भी एक नया विचार है सेना को आधुनिक बनाने का, सेना की क्षमता को बढ़ाने का, सेना को और जवान बनाने का यह एक कार्यक्रम है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि 75% 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, 4 साल के कार्यक्रम पूरा करने के बाद 75% को स्थायी नौकरी दी जाएगी। 25% को दी जाएगी। 25% को सेना में स्थायी नौकरी दी जाएगी और बाकी को 12.5 लाख रुपए दे करके उन्हें भारत के अन्य हिस्सों में, अन्य उद्योगों में, अन्य व्यापार में, अन्य कृषि के क्षेत्र में वे चाहे जहां अपना निर्माण कर सकते हैं। तो ये धारणा छोड़ना चाहिए कि हमें सरकारी नौकरी मिले और एक निश्चित सीमा के बाद हमें पेंशन भी मिले। यह एक पुरानी धारणा है, क्योंकि दुनिया के अन्य देशों में सेना के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने इस तरह की योजनाएं प्रचलन में ली हैं, लागू की हैं और उसके अच्छे परिणाम निकले हैं। इसलिए यहाँ पर भी इसका स्वागत होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि अगर 4 साल के ट्रेनिंग के बाद, प्रशिक्षण के बाद अगर व्यक्ति को 12.5 लाख रुपए मिलते हैं तो वह उससे एक नया उपक्रम, एक नया छोटा मोटा उद्यम, एक नया व्यवसाय, एक नई दृष्टि से काम करने की व्यवस्था लागू कर सकता है और उससे अपना जीवन यापन बहुत अच्छी तरह कर सकता है। एक सवाल आपसे, और बहुत रचनात्मक सुझाव आप इस साक्षात्कार में दे रहे हैं। भारत की सेना को मजबूत बनाने के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और क्या सुझाव होंगे सर, जिससे देश मजबूत बने? और देश तब मजबूत बनेगा जबकि भारतीय सेना बहुत अधिक और मजबूत बनेगी। तो क्या कहना चाहेंगे? भारतीय सेना दुनिया की श्रेष्ठतम सेनाओं में से एक मानी जाती है और जिसके सैनिकों के लिए केवल नौकरी करके अपना जीवन चलाना यह उद्देश्य नहीं रहता है। सेना में जो जवान जाता है, सेना में जो सैनिक जाते हैं, वे इस देश की रक्षा के लिए मर मिटने को हमेशा तत्पर रहते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, यह उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है, यह उनका सबसे बड़ा काज है जिसके कारण वे सेना में जाते हैं। केवल पेंशन पाना ये उनका मंतव्य नहीं रहता है। पेंशन मिले तो बहुत अच्छा। इसलिए सेना का आधुनिकीकरण होना चाहिए, क्योंकि आप ये पाएंगे कि अब उस तरह के युद्ध नहीं होते जैसे प्राचीन काल में 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले सेना आपस में एक देश की सैनिक दूसरे देश के सैनिक से लड़ते थे। इस तरह का आज युद्ध नहीं होता है। युद्ध होता है तकनीकी अस्त्र शस्त्रों से, मिसाइलों से युद्ध होता है। और इसलिए हम ये चाहेंगे कि अगर ये योजना भी लागू हो तो उससे सेना की क्षमता बढ़ेगी, उससे सेना का जो एक औसत उम्र है वह कम होगी और वह और आगे बढ़ कर के अगर शत्रुओं से लड़ना है तो उसके लिए वह तत्पर होगी। परंतु बिना आधुनिक अस्त्र शस्त्रों के यह संभव नहीं है। इसलिए हमें सेना का आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, करना चाहिए। और उसके लिए जो
जो तकनीकी शस्त्र चाहिए, जो मिसाइलें चाहिए, जो युद्ध कौशल के लिए जो जरूरी है, वह सब के सब उन्हें मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि जैसा 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान हुआ था कि भारत के सैनिकों को अच्छे पहनने के जूते नहीं थे, उनके पास लड़ने के लिए शस्त्र नहीं थे, उनके पास अपने जीवन की सुरक्षा के लिए आधुनिक जैकेट नहीं थे, जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं वो नहीं थे। इसलिए जितने आधुनिक सेना के उपकरण हैं उन सबको हमें सेना में प्रदान करना चाहिए। और अगर इसके लिए और ज़्यादा बजट की ज़रूरत हो तो वह भी बराबर सरकार ने प्रदान करना चाहिए। इसलिए आधुनिकीकरण, और एक तरफ अगर आधुनिकीकरण होगा और दूसरी तरफ औसत सैनिक की उम्र कम होगी तो सेना की क्षमता बढ़ेगी और हम अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से लड़ने में सक्षम रहेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। बहुत अच्छा साक्षात्कार में आपने बातें बताई कि भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होना चाहिए और युवा सेना रहेगी तो हमारा देश और मजबूत बनेगा, नई नई तकनीकें आएँ। यह आज के साक्षात्कार का उपसंहार है। हम वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से देश के युवाओं से अपील करना चाहेंगे वो हिंसा का सहारा न दें और याद रखें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव की महान कुर्बानी को याद रखें। वे उधम सिंह जी को जिन्होंने लंदन में जाकर जाहिर को गोली मारकर ढेर कर दिया था। भारतीय सेना का एक बहुत अच्छा चरित्र है और उसकी अस्मिता को बचाए रखने के लिए ऐसी तोड़फोड़ की निंदा सर्वत्र की जानी चाहिए और हम भी इसकी निंदा करते हैं। यह राष्ट्रभक्ति से अनुप्राणित साक्षात्कार आपको कैसा लगा और प्रोफेसर उदय जैन जी के और हम थोड़े विचार व्यक्त करवाना चाहेंगे इस साक्षात्कार में। बोलिए सर। एक मुद्दा और हमारे मन में आता है जी। और वह मुद्दा यह है कि 4 साल के प्रशिक्षण के बाद अगर कुछ लोग स्थायी रूप से सेना में नहीं जाते हैं तो उनको किस तरह के रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे, इसका भी एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए। उसमें निजी क्षेत्र के जो उद्योग हैं, निजी क्षेत्र के जो बड़े उद्योग हैं, उनकी राय लेकर के ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि ये 4 साल से के प्रशिक्षित जो जवान हैं उन्हें नौकरी में, काम धंधे में प्राथमिकता मिले। और अगर कोई जवान अपना उद्यम शुरू करना चाहता है तो उसे ब्याज मुक्त बैंकों से ऋण मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर उदय जैन जी का। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की बड़ी प्रमुख भूमिका होती है। जैसे जापान राष्ट्र यदि बड़ा है तो युवाओं की देशभक्ति, वहाँ की नागरिकों की देशभक्ति के कारण वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आपकी प्रतिक्रियाएं ही देश को मजबूत बनाएंगी। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। जय भारत।